डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक। वीडियोस की ये सीरीज है, इसमें हम सीजी व्यापम की पीवाईक्यूज कवर कर रहे हैं, जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर की एग्जाम की। आज हम सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं आरसीसी और स्टील। टोटल 5 मैंने क्वेश्चन पेपर यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और टोटल 94 के आसपास दोनों सब्जेक्ट्स के मिला के यहाँ पर हम क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि आरसीसी का वेट है वो यूजुअली क्या लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज याद रखनी है कि 2400 केजी पर मीटर क्यूब होगा अगर आपकी पीसीसी है यानी प्लेन कंक्रीट सीमेंट, और ये होगा 2500 केजी पर मीटर क्यूब अगर आपका जो आरसीसी है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। अब यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ऑप्शन सी ही है, बट आपको एक्चुअल वैल्यूज भी याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन जो आएगा कंक्रीट में एक्सियल कंप्रेशन के केस में, एक्सियल कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम आता है वो 0.002 आता है। वहीं पे बेंडिंग के कारण जो कंप्रेशन आ रहा है, जैसे बीम में जो कंप्रेशन आता है वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेन होता है 0.0035। तो ये भी वैल्यू ध्यान में रखनी है। आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सी है जिसको हम आरसीसी वर्क में यूज करेंगे किसी भी एक्सपोजर कंडीशंस के लिए। तो मिनिमम M20 है, बाकी एक्सपोजर कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बट मिनिमम जो है वो M20 है। तो यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं एक रेनफोर्समेंट बार में जिसका डाया डी है वो 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, बॉन्ड स्ट्रेस 0.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो रिक्वायर्ड बॉन्ड लेंथ क्या होगा। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें क्या होगा, जैसे कि ये एक बार है, यहाँ से ये बॉन्ड स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रेसेस मल्टीप्लाई बाय एरिया, कितने सरफेस एरिया पे बॉन्ड स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं वो बार का सरफेस एरिया होगा। बार का सरफेस एरिया क्या होगा, उसका डाया है पाई डी, सॉरी उसकी पेरीमीटर है पाई डी, और उसकी लेंथ जो यहाँ पे होगी बॉन्ड लेंथ एल डी, ये आपका इक्वल आ जाएगा जो आपकी बार है वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कैरी कर सकती है, ये होगा एफ एस इंटू पाई/4 डी का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करोगे तो एल डी आपका आ जाएगा एफ एस डी अपॉन 4 टो बी डी, तो बी डी स्मॉल में लिखते हैं ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे आप, तो 140 इंटू और डी का डी ही रखेंगे 0.6 इंटू 4। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 58 पॉइंट कुछ आएगा, तो राउंड ऑफ करके 59 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि आरसीसी का कोई स्टेयर केस है, सपोर्टेड है वो दोनों एंड्स पे, इस तरीके से एंड सपोर्टेड है, यहाँ पे स्पैन है वो 4 मीटर है, और बेसिकली स्टेयर्स है तो इस तरीके से, तो ये राइज हो रहा है वो 3 मीटर हो रहा है, ये स्पैन जो है वो 4 मीटर है। लोड एक्ट कर रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो 1 मीटर विड्थ को कंसीडर करते हुए आपसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पूछा गया है। तो बेसिकली क्वेश्चन दिखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल नहीं है। बेसिकली ये सोम का क्वेश्चन है जहां पे आपको एरिया की फॉर्म में जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है वो दिया है। तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ये, इसको अगर मुझे किलो न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको विड्थ से मल्टीप्लाई करूंगी, और 1 मीटर विड्थ के लिए मुझे बेंडिंग मोमेंट पूछा है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 किलो न्यूटन पर मीटर का मेरा यूडीएल आ गया। अब इस तरीके से है, कुछ दिया नहीं है तो हम इसको सिंपली सपोर्टेड ही मानेंगे सपोर्ट्स को। यहाँ पर 10 किलो न्यूटन पर मीटर का आपका लोड लग रहा है, तो इस वाले केस के लिए चाहे तो आप कैलकुलेट कर लो, नहीं तो आपको डायरेक्टली भी वैल्यूज याद होनी चाहिए। पॉइंट लोड के लिए होता है WL/4 मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और यूडीएल के लिए होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में WL²/8। तो W की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी 10, L आपका है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, तो ये 2, और आपका ये आ जाएगा 20 किलो न्यूटन पर मीटर, सॉरी 20 किलो न्यूटन मीटर मोमेंट है ना, तो बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि आरसीसी सेक्शन है उसमें स्टील है वो मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच रही है, स्टील में जो स्ट्रेस आ रहा है वो उससे पहले कंक्रीट है उसमें स्ट्रेसेस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच रहे हैं, तो इस सेक्शन को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आरसीसी सेक्शन की बात हो रही है। आरसीसी सेक्शन में अगर आपने स्टील ज्यादा डाला है बैलेंस सेक्शन से तो स्टील मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचेगा, पहले आपकी कंक्रीट फेल होगी, और फेलियर होगा वो ब्रिटल फेलियर होगा। इस बीम को हम ओवर एनफोर्स्ड बीम बोलेंगे, और ये डिजायरेबल नहीं है, हम इसको डिजाइन नहीं करते हैं क्योंकि फेलियर होता है, ब्रिटल फेलियर होता है। तो ये ओवर एनफोर्स्ड है, यहाँ पे स्टील हमने ज्यादा डाली है। वहीं पे अंडर एनफोर्स्ड की अगर हम बात करें
तो उसमें पहले आपका स्टील है, उसमें स्ट्रेसेस मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेंगे, फेलियर होगा वो डक्टाइल फेलियर होगा, और इसी के साथ में वहां पे स्टील है वो बैलेंस सेक्शन के जो रिक्वायर्ड एएसटी है उससे कम होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि आरसीसी बीम है वो बॉन्ड में फेल हो रही है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जैसे कि एक तो आपने लार्ज डाया की एक बार ली थी, इसको लेने के बजाय अगर आप इसको बजाय स्मॉल डाया की 4 बार लो तो उसमें क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ये एक सिंपल सा कंसेप्ट और आपको पता होना चाहिए, काफी जगह यूज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये बार है, इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं इस तरीके से, तो अब क्या होगा, इनिशियली तो सरफेस एरिया में सिर्फ यही आ रहा था आउटर, अब ये अंदर का एक्स्ट्रा ऐड हो गया। तो ये कंसेप्ट एग्रीगेट्स में भी अप्लाई होता है कि जब आप सेम वेट ले रहे हो, एक में लार्ज एग्रीगेट्स है एक में स्मॉल एग्रीगेट्स है, तो स्मॉल एग्रीगेट्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। उसी तरीके से बार को भी अगर आप एक लार्ज बार लेने के बजाय छोटी छोटी स्मॉल डाया की बार्स लेते हो तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो आपको बॉन्ड में वो सेफ हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेस कितना कैरी कर सकती है बीम, यही होता है ना, टो बीडी इंटू सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट है वो किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो बीम और कॉलम के केस में ये 4% होता है, तो 4% है तो फ्रैक्शंस में हो जाएगा 0.04, और 0.04 क्या है, AST अपॉन BD, डी यहाँ पे टोटल डेप्थ है, तो AST आपका आ जाएगा 0.04 BD। इसी के साथ में कॉलम के केस में मिनिमम जो होता है वो 0.8% होता है, वो भी आपको याद रखना चाहिए। IS 456 में कुछ लिमिटेड सी चीजें हैं जिनमें एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है, इसकी PDF भी अवेलेबल है। तो अगर आपकी कमांड नहीं है, आपको IS 456 वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है अभी भी, तो आप इसको कवर कर सकते हो। ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी और ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगी, तो आप वहां से उस वीडियो को एक्सेस करके सारी चीजें कवर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि स्लाइडिंग फेलियर है रिटेनिंग वॉल का, उसको रोकेगा। तो देखो ये आपकी रिटेनिंग वॉल है ऐसे, इसमें इधर आपका बैकफिल है, ये लगा रहा है इस पे फोर्स, उधर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है, और इसके यहाँ से जो भी फ्रिक्शन वगैरह एक्ट कर रहे हैं वो इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये सेफ नहीं है तो अगर हम नीचे यहाँ पर इस तरीके से ये शीयर की प्रोवाइड कर दें, एक ब्लॉक दिया है एक तरीके से देखा जाए तो शीयर की प्रोवाइड कर दें, तो उस केस में क्या होगा, अब इसको स्लाइड कराना है तो मैं यहां से ब्रेक करना पड़ेगा इस बॉन्ड को, तो जाके ये स्लाइड कर पाएगी। तो इस केस में इसकी जो स्लाइडिंग वाली जो कैपेसिटी है, स्लाइडिंग के फेलियर के चांसेस है वो घट जाते हैं, स्लाइडिंग जो फोर्सेज है उनको रेजिस्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आप कर सकते हो आई थिंक विजुअलाइज कि इसको स्लाइड कराना है, तो पहले तो इजी था, अब यहां से ब्रेक करने के बिना हम इसको स्लाइड नहीं करा पाएंगे, तो 1 होगा इसका आंसर शेयर की। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है, डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर है, उसमें हम क्या लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है, ये जो एग्जाम था इसका फाइनल आंसर की है मेरे पास वेबसाइट से डाउनलोड की हुई, उसमें आंसर इन्होंने दे रखा है ये, बट ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। एक तो सिंपली ऐसे पूछा जाता है कि कंक्रीट है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होगी, तब तो हम आंसर करते हैं 0.7 FCK का रूट। लेकिन जब ये पूछा जाए कि डिजाइन में हम क्या लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो हमने देखा है डिजाइन की प्रॉब्लम्स में कि हम ये मान के चलते हैं कि सारे के सारे टेंसाइल फोर्सेज हैं वो आपकी स्टील बियर कर रही है, जो एरिया ऑफ स्टील आपने प्रोवाइड किया है, हम नहीं मानते कि वहां पे कंक्रीट कोई भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 0 होना चाहिए। और काफी एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट होता है, हर जगह इसका आंसर 0 ही दिया होता है, यहाँ पर पता नहीं इन्होंने कैसे फाइनल आंसर की में ऑप्शन सी को एक्सेप्ट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि मेन रेनफोर्समेंट है आरसीसी कैंटिलीवर बीम में, वो कहाँ पे प्लेस होगा। तो देखो अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो ऐसे बीम है, ऐसे ऊपर से लोडिंग लग रही होगी, तो ये आपकी बीम जो डिफ्लेक्ट होगी वो इस तरीके से होगी। अब क्या होगा, ऊपर आएगा इसमें कंप्रेशन, नीचे आएगा टेंशन, इसलिए हम रेनफोर्समेंट देंगे वो नीचे की तरफ देंगे। वहीं पे कैंटिलीवर की अगर हम बात करें तो ये आपकी कैंटिलीवर बीम है, इस पे अगर आप इस तरीके से लोडिंग लगाओगे तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी तो ऊपर टेंशन आएगा, नीचे कंप्रेशन आएगा। तो कैंटिलीवर बीम में टॉप फाइबर पे आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, 1 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक्स है वो न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट है, जैसे कि एक्स यू इज इक्वल टू के डी लिखते हैं ना मोस्टली, तो के है उसी को इन्होंने एक्स लिखा है, तो लीवर आर्म कांस्टेंट क्या होगा। लीवर आर्म कांस्टेंट है
तो बेसिकली लीवर आर्म होता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का एक क्वेश्चन है। लीवर आर्म होता है D माइनस XU/3, क्योंकि इसमें इस तरीके से आपके फोर्सेज होते हैं, ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्ट्रेसेस का, और ये यहाँ पे फोर्स लग रहा है ASTFI, और यहाँ पर आपका ये XU है आपकी न्यूट्रल एक्सिस जो है उसकी डेप्थ, और इसका जो सेंटर होगा वो यहाँ से XU/3 पे एक्ट करेगा। तो लीवर आर्म आपकी हो गई कंप्रेसिव फोर्सेज और टेंसाइल फोर्सेज के बीच की डिस्टेंस। टोटल ये यहाँ से लेके यहाँ तक की ये वाली डिस्टेंस आपकी है इफेक्टिव डेप्थ। तो आपका जो कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्सेज के बीच की जो डिस्टेंस है लीवर आर्म, वो हो जाएगी D माइनस XU/3। ये तो नॉर्मल हम जो लेते हैं सिंबल्स उसके अकॉर्डिंग हो गया। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, इन्होंने बोला एक्स है न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, यानी आपकी न्यूट्रल एक्सिस है उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो XD। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख देती हूँ D माइनस एक्स इंटू डी डिवाइडेड बाई 3। D अगर बाहर आ जाए तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस x/3। तो 1 माइनस x/3 है, ये लीवर आर्म कांस्टेंट होता है कि जो लीवर आर्म है उसको आप इस कांस्टेंट से D को आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लीवर आर्म मिल जाएगा। जैसे कि डेप्थ को इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे हमें XU मिल रहा है, और ये हम WSM में यूज करते हैं। WSM थोड़ा सा अब ऑब्सोलेट हो चुका है मेथड, कम थोड़ा इस पे क्वेश्चंस आते हैं, यूज भी नहीं होता है मोस्टली, बट आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो मुझे लग रहा है आपको WSM की क्वेश्चंस कर लेने चाहिए। गुप्ता एंड गुप्ता में भी हैं, बट थोड़ा सा कम मिलेंगे आपको वहां पे क्वेश्चंस इसके। आरगोर में इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, ज्यादा मुश्किल वाले क्वेश्चंस में आपको नहीं घुसना है। आप स्टार्टिंग के आई थिंक 100 के आसपास क्वेश्चन से गो थ्रू होगे, तो आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड के जो भी ये कांस्टेंट वगैरह की वाली टर्म है इनका काफी अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वहां पर आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो 1 माइनस x/3 ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में इफेक्टिव स्पान है वो क्या होगा। अब इसका आप ध्यान से सुनो, दो तरीके होते हैं, ये जैसे कि आपके सपोर्ट की विड्थ है और ये आपका है बीम। एक तो इसमें होता है कि सेंटर टू सेंटर, इस सपोर्ट का सेंटर और इस सपोर्ट का सेंटर, इसके बीच की डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स। दूसरा होता है कि आप क्लियर डिस्टेंस लो, ये क्लियर स्पान है, एक सपोर्ट है उसके फेस से लेके दूसरे सपोर्ट के फेस तक का जो ये क्लियर स्पैन है, इसमें आप ऐड करो इफेक्टिव डेप्थ। स्मॉल डी से वैसे डी इफेक्टिव को ही डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली भी आप क्लियर स्पैन पर डी लिख सकते हो। ये दोनों को आप कैलकुलेट करोगे और इन दोनों में जो मिनिमम आएगा उसको आप स्पैन के जैसे लोगे वैल्यू। तो ऑप्शंस में देखें तो क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स नहीं, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ सपोर्ट लेते हैं हम, एक क्राइटेरिया है, लेकिन दूसरा भी होता है। सी में डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट्स प्लस थिकनेस ऑफ बोथ द सपोर्ट, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है, ऐसे तो फिर यहां से लेके यहां तक हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका तो कुछ हमें यूज नहीं होता है। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सपोर्ट प्लस थिकनेस ऑफ बोथ द सपोर्ट, तो ये भी नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बट दूसरा क्राइटेरिया ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए कि मिनिमम वाला लेते हैं दोनों में। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस है टी बीम की, वो कहां से पास होगी। तो इस तरीके से होती है आपकी टी बीम, इसकी न्यूट्रल एक्सिस यहां से भी पास हो सकती है और यहां से भी हो सकती है, मतलब फ्लेंज से भी हो सकती है और ये वेव वाले पोर्शन से भी हो सकती है। अगर ये फ्लेंज से पास होती है तो इसको हम इजीली जैसे कि रेक्टेंगुलर बीम को डिजाइन करते हैं वैसे ही इसका डिजाइन और कैलकुलेशन वगैरह सारी हो जाती है, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये वाला पोर्शन आपका कंप्रेशन में है, जो कंक्रीट है जो कंप्रेशन फोर्सेस बीए कर रही है ये वाला पोर्शन कर रहा है, और ये रेक्टेंगुलर सेक्शन बन रहा है जैसा कि रेक्टेंगुलर बीम में बनता है। लेकिन अगर न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रही है तो उस केस में इतना पोर्शन आपका आ रहा है जिसमें कि कंप्रेसिव फोर्सेज आ रहे हैं, तो ये जो कंप्रेसिव फोर्सेज भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और पूरा यूनिफॉर्म विड्थ नहीं है इसकी ऊपर से नीचे तक फिर देखो तो इसलिए फॉर्मूला वगैरह डिफरेंट हो जाते हैं, बट पास तो कहीं से भी हो सकती है। तो कैन एग्जिस्ट एनीवेयर इन द सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार अगर हम यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील में, तो एरिया इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंक्रीट। अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो स्लैब में, अगर आप माइल्ड स्टील यूज कर रहे हो स्लैब में तो होता है 0.15%। वहीं पे अगर आप HYST बार्स यूज कर रहे हो FE415 या 500 तो उस केस में होगा 0.12%। तो यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि HYSD बार है।
क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी शॉर्ट कॉलम क्या होगा। तो मैंने पिछले क्वेश्चंस में बताया आपका 0.8% होता है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार्स जो कि प्रोवाइड की जानी चाहिए एक आरसीसी सर्कुलर कॉलम में, वो क्या होंगी। तो रेक्टेंगुलर अगर आपकी बीम है तो उस केस में 4 होंगी और सर्कुलर के केस में आपकी होंगी 6। थोड़ा रिदमिक सा साउंड कर रहा है, हिंट दे रही हूँ याद रखने के लिए कि सर्कुलर तो 6 सी होगा यहाँ पर आंसर। बाकी आपने क्वेश्चंस वगैरह देखे होंगे, प्रॉब्लम्स वगैरह की रेक्टेंगुलर में हम 4 के लिए करते हैं ये डिजाइन, सर्कुलर का थोड़ा कम होते हैं प्रॉब्लम्स, तो आप कर सकते हो रिलेट कि हाँ एक के लिए 4 होती है, वो रेक्टेंगुलर के लिए है, तो सर्कुलर के लिए 6 होंगी। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि यंग्स मॉड्यूलस जो स्टील का होता है उसका अगर हम रेशियो लिए कंक्रीट के यंग मॉड्यूलस के साथ में, तो इसको क्या बोलते हैं। तो इसको मॉड्यूलर रेशियो बोलते हैं, WSM में यूज होता है ये। और इसका ये फॉर्मूला भी याद रखना है आपको। सीबीसी बेंडिंग में कंप्रेशन में जो मतलब फ्लेक्सर के केस में कंप्रेशन में जो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस होते हैं वो है, और ये 280 और 3 तो हो गए कांस्टेंट, और एम से हम इसको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि शियर स्पैन है वो कौन सा जोन है। तो कोई ऐसा जोन जिसमें कि शियर फोर्स आपका कांस्टेंट है उसको हम शियर स्पैन बोलेंगे, और ये जनरली होता है एक पॉइंट लोड से रिएक्शन के बीच या 2 पॉइंट लोड्स के बीच। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बीम है, तो यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है यहाँ तक वो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम बोल देते हैं शियर स्पैन, क्योंकि इस स्पैन में शियर फोर्स आपका है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि प्री स्ट्रेस्ड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं उनमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट क्यों यूज की जाती है। तो एक तो हम इसलिए करते हैं ताकि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होगी तो उसकी ईसी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ईसी की वैल्यू ज्यादा होगी, तो उस केस में आपके जो इलास्टिक शॉर्टनिंग के कारण लॉसेज हो रहे थे वो आपके कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर ईसी की वैल्यू कम होगी तो वो लॉसेज कम होंगे। इसी के साथ में क्रीप जो है, क्रीप क्या होता है, सस्टेनेबल लोडिंग है, उसमें लॉन्ग टर्म में जो डिफॉर्मेशन आते हैं, फॉर एग्जांपल एक लोडिंग लगा रखी है आपने कांस्टेंट, बट वो लंबे टाइम तक लग रही है, इसके कारण उसमें ऐसे कुछ डिफॉर्मेशन आ रहे हैं जिनमें इलास्टिक रिबाउंड नहीं होगा, मतलब लोड हटाने पे भी वो जो डिफॉर्मेशन है वो वापस जाएगा नहीं, तो उस वो होता है क्रीप। तो क्रीप जो है वो भी कम होगा अगर आपकी हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट है तो श्रिंकेज एंड क्रीप आर मोर। तो क्रीप हम ज्यादा क्यों चाहेंगे, हम तो चाहेंगे कि क्रीप के जो डिफॉर्मेशन है वो कम हो, हमारी जो प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चरल एलिमेंट है उसमें। श्रिंकेज इज लेस में क्रीप इज मोर, क्रीप ज्यादा नहीं होता है। मॉडुलस ऑफ, अगेन यहाँ पर उसी बेसिस पे ये स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगा कि क्रीप हायर नहीं होता है, डी करेक्ट आंसर होगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होगी, क्रीप लो होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कि इन केस ऑफ प्रीटेंशनड आरसीसी बीम, अब यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आईएस कोड में दी गई है। श्रिंकेज है जो कंक्रीट का वो 0.0003 हम लेते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ स्टील कैन बी इग्नोर्ड नहीं, इसके कारण जो लॉसेस होते हैं हम उनको कैलकुलेट करते हैं और कंसीडर करते हैं। ओनली वन वायर कैन बी स्ट्रेच एट ए टाइम, नहीं हम मल्टीपल वायर्स को एक साथ में स्ट्रेच कर सकते हैं। माइल्ड स्टील को हम प्री स्ट्रेसिंग में नहीं यूज कर सकते हैं, ओनली हाई स्ट्रेंथ स्टील हम यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं। क्यों करते हैं हाई स्ट्रेंथ स्टील, क्योंकि इनिशियली हम स्ट्रेच करते हैं वायर्स को, प्री टेंशनिंग कर रहे हैं जैसे अगर, तो अगर हाई स्ट्रेंथ नहीं होगी तो उतने स्ट्रेसेस बियर नहीं कर पाएगी आपकी जो स्टील है वो, तो 1 होगा, ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि एक बीम है उसमें डिफ्लेक्शन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपका जो IS 456 है उसमें एक टेबल दी गई है डिफरेंट एंड कंडीशंस के लिए कि स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ जो होता है स्मॉल डी, उसका रेशियो है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उस पर लिमिट लगा के हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस में थोड़ी सी दिक्कत है, बेसिकली ये EAC का क्वेश्चन है, गुप्ता एंड गुप्ता में भी दिया गया है, सेम ही ऑप्शंस हैं, बट जो गुप्ता एंड गुप्ता में और EAC का क्वेश्चन है वहां पे प्रॉपर लिखा है स्पैन टू डेप्थ या इफेक्टिव डेप्थ का रेशियो, बट यहाँ पर सिर्फ स्पैन रेशियो लिखा है और आंसर यहाँ पर भी ऑप्शन सी ही कंसिडर किया गया है, बट एज पर कोड स्पैन रेशियो को डिफाइंड नहीं है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि 2-वे स्लैब है उसमें टॉर्जन स्टील कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो 2-वे स्लैब में एक मैश की फॉर्म में हम टॉर्जन स्टील प्रोवाइड करते हैं जब कॉर्नर्स फ्री है लिफ्ट होने के लिए, तो वहां पर टॉर्जन जो रेनफोर्समेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है और ये टॉप और बॉटम दोनों फेसेस पे प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है कि IS 456 के अकॉर्डिंग कंप्रेसिव रेनफोर्समेंट रेक्टेंगुलर बीम में
किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये 4% होता है टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का, यानी 0.04 इंटू बी इंटू कैपिटल डी होगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि डबली रेनफोर्स्ड बीम जो है वो हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो डबली रेनफोर्स्ड बीम में हम कंप्रेशन साइड में भी रेनफोर्समेंट देते हैं। बेसिकली जब हम बीम डिजाइन करते हैं तो हमारा ये पर्पस होता है कि हमारी जो कंक्रीट है वो जो फ्लेक्सर के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको रेजिस्ट करेगी, और टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए हम एएसटी स्टील का एरिया दे देते हैं। लेकिन कंक्रीट है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस रेजिस्ट कराने के लिए कुछ एरिया रिक्वायर्ड होगा। अब कहीं पर ऐसा है कि बीम की ना आप विड्थ बढ़ा सकते हो ना डेप्थ बढ़ा सकते हो, तो जो एरिया ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करने के लिए उतना आप प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो किसी रेस्ट्रिक्शन की वजह से, तो हम क्या करते हैं कि कंप्रेशन साइड में भी स्टील प्रोवाइड करा देते हैं। जो एएसटी है एरिया ऑफ स्टील कंप्रेशन साइड में हमने प्रोवाइड किया हुआ है, वो और कंक्रीट साथ में मिलकर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को रेजिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि सिग्मा सीबीसी है वो मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है बेंडिंग के केस में गिवन ग्रेड के लिए कंक्रीट के लिए, सिग्मा एसटी है वो मैक्सिमम स्ट्रेसेस है। तो ये बेसिकली वर्किंग स्ट्रेस का मेथड है 280/3 सिग्मा सीबीसी जो होता है आपका मॉड्यूलर रेशियो होता है, और मॉड्यूलर रेशियो है उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप काफी बार वैल्यूज भी पूछी जाती हैं कि सिग्मा सीबीसी की आपको वैल्यू दे दी और उसके बाद ये पूछ लिया। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहां पर सिग्मा सीबीसी आपको दिया नहीं है बट आपको बोल देगा M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए मॉड्यूलर रेशियो निकालो। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑन एवरेज अप्रोक्सीमेट आइडिया होता है सिग्मा सीबीसी का, ये होता है 1/3 ऑफ जो एफसी के है उसका। तो M20 यानी एफसी के 20 है तो 20 डिवाइडेड बाई 3, तो 7 के आसपास आप सिग्मा सीबीसी लेके फिर मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, विड्थ बी है जिसकी एसेंट्रिकली लोडेड है, कोई भी टेंशन नहीं आई उसके लिए एसेंट्रिसिटी किससे कम हो नहीं मतलब किससे कम होनी चाहिए एसेंट्रिसिटी कि कहीं पर भी टेंसाइल स्ट्रेसेस ना आए। तो ये होता है मिडिल थर्ड रूल रेक्टेंगुलर के लिए। मिडिल थर्ड रूल कहता है कि ये जो टोटल विड्थ है इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये b/3 है, ये b/3 है, ये b/3 है। अगर आपका रिजल्टेंट ये बीच वाले मिडिल थर्ड में लाई कर रहा है तब तक कहीं पर भी टेंसाइल स्ट्रेसेस नहीं आएंगे, ये तो है याद रखने की बात। अब इसके लिए क्या हो सकता है, ये आपका सेंटर है तो मैक्सिमम यहाँ पर आपका कंप्रेशन वाला लोड एक्ट करता हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। तो ये एसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी b/3 का हाफ यानी b/6 आ जाएगी। अब इसको निकालते कैसे हैं, निकालते हम इसको ऐसे हैं कि जब कॉलम है उस पर कंप्रेसिव लोड लग रहा है और वो एसेंट्रिक है, तो एक तो कंप्रेसिव जो स्ट्रेसेस आएंगे उसके कॉलम पे डायरेक्ट लोड लग रहा है उसके कंप्रेशन के कारण, दूसरा लोड एसेंट्रिक होने के कारण यहाँ पर मोमेंट भी एक्ट करेगा। और जैसे हमारी बीम डिफ्लेक्ट होती थी, एक साइड कंप्रेशन आता था एक साइड टेंशन आता था, जैसे ये बीम है तो ऐसे डिफ्लेक्ट होती थी, इधर कंप्रेशन आता था इधर टेंशन आता था। सेम ये चीज कॉलम के केस में भी होगी। अगर कॉलम आपका है उसमें लोडिंग है वो एसेंट्रिक है, जैसे यहाँ पे लोड लग रहा है तो ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, बक्कल होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें स्ट्रेसेस जो बेंडिंग के कारण फ्लेक्सर के कारण आ रहे हैं वो एक साइड कंप्रेशन होंगे एक साइड टेंशन होंगे, टेंसाइल वाले होंगे। अब मैक्स टू मैक्स हम इतने एसेंट्रिसिटी दे सकते हैं कि आपका जो इसमें बेंडिंग के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं, बेंडिंग के कारण जो टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं उनको डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो बैलेंस कर दे। अब क्या होगा, पी अगर लोड लग रहा है, ई कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ई एसेंट्रिसिटी है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस क्या होंगे P/A। P/A मोमेंट क्या होगा, ये वाली इक्वेशन सबको पता होगी M/I = F/y। तो फ्लेक्सर के कारण जो स्ट्रेसेस होंगे वो क्या होंगे M/Z। तो F की जगह मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे M/Z, ये दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगी क्योंकि ये टेंसाइल और ये कंप्रेसिव है, मैक्स टू मैक्स ये होते हैं कि इक्वल हो जाए और टोटल रिजल्टेंट टेंसाइल वाली साइड में 0 हो जाए। अब M को मैं लिखूंगी P.E क्योंकि P लोड है, E एसेंट्रिसिटी है, Z हो जाएगा 1/6 BD²। ए को आप यहाँ BD लिखोगे तो इसको आप सोल्व करोगे तो E आपका D/6 आएगा। तो ये मैथमेटिक्स होगी इसके पीछे की, मिडिल थर्ड रूल आपको याद रखना है, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि नॉमिनल शियर स्ट्रेस किसी एक सेक्शन पे एक्सीड नहीं कर रहा है परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, उस केस में हम क्या करेंगे।
तो नॉमिनल शियर स्ट्रेस परमिसिबल शियर स्ट्रेस एक्सीड नहीं भी कर रहा है तो भी हम मिनिमम रेनफोर्समेंट जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। अगर नॉमिनल स्ट्रेस एक्सीड कर रहा है परमिसिबल शियर स्ट्रेस से, तो उस केस में जितना एक्सीड कर रहा है, जैसे कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस आपका 5 है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस आपका 10 है, तो जो 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर जितना अमाउंट से एक्सीड कर रहा है उसके लिए हम शियर रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। और अगर परमिसिबल से कम आ रहा है नॉमिनल, तो मिनिमम शियर रेनफोर्समेंट दिया जाता है। तो ए हो गया यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि टॉर्जन रेजिस्टिंग कैपेसिटी है एक सेक्शन की, वो किस पे मतलब किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, किस पे डिपेंड करेगी, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। तो जो आपका ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होता है, एक तो वो मेजर कंट्रीब्यूशन रहता है उसका टॉर्जन को रेजिस्ट करने में, क्योंकि टॉर्जन शियर स्ट्रेसेस डेवलप करेगा और ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम शियर स्ट्रेसेस के लिए देते हैं। ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट हम कैसे कैसे देते हैं, स्ट्रिप्स के फॉर्म में दे सकते हैं, स्ट्रिप्स वर्टिकल हो सकते हैं, इंक्लाइंड हो सकते हैं। तो बेसिकली हमारी अगर ये बीम है और इसकी चारों बार दिख रही है, तो इस तरीके से हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट देते हैं। अब क्या होगा, अगर हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का एरिया बढ़ाएंगे तो टॉर्जनल कैपेसिटी हमारी बढ़ेगी। अगर हम स्पेसिंग को कम करेंगे, स्पेसिंग कम कर रहे हैं हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की, यानी ऑल ओवर हम ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इसी के साथ में लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट का भी रोल होता है। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी टॉर्जन को रेजिस्ट करने की कैपेसिटी होगी। अब यहाँ पे देखिए डिक्रीज विथ इंक्रीज इन स्पेसिंग, तो स्पेसिंग को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो हम ज्यादा एएसवी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट है हम ज्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में तो आपकी टॉर्जनल कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार्स, तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स का एरिया जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा टॉर्जनल कैपेसिटी भी होगी, तो ये भी गलत हो गया। डज नॉट डिपेंड अपॉन स्ट्रिप्स, तो स्ट्रिप्स पे डिपेंड करेगा। मेजर कंट्रीब्यूशन ट्रांसवर्स का होता है बट लॉन्गिट्यूडनल भी कंट्रीब्यूट करता है, तो डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन स्टिरप्स एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। अब यहाँ पर ये आईएस कोड में दिया गया है, ये मैथमेटिकली भी आप इसको समझ सकते हो, ये आईएस कोड में ये दिया गया है। यहाँ पर ये टीयू आपको दिख रहा होगा, ये टॉर्जनल मोमेंट है और एएसवी है वो एरिया है। तो एएसवी है वो कह सकते हो कि टीयू के प्रोपोर्शनल है, तो जितना ज्यादा एएसवी होगा ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट उतना ही ज्यादा टॉर्जनल की कैपेसिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का रिक्वायर्ड क्या होगा अगर एक्सपोज्ड है सी वेदर से आपकी कंक्रीट है वो। तो ये है कि एक टेबल, सबसे पहले तो यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है कि कौन सा कंडीशन है, काफी बार तो कंडीशन दे देते हैं कि माइल्ड है, सीवियर है, वेरी सीवियर है, यहाँ पर दिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये टेबल आपको पता होनी चाहिए। इस टेबल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है एक्सपोज्ड टू सी वाटर। टेबल नंबर 3 आप कोड में खुद देख लीजिए, यहाँ पे बहुत छोटा है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। वेरी सीवियर कंडीशंस में आएगा ये, क्योंकि एक्सपोज टू सी वाटर है, सीवियर कंडीशंस यहाँ पे लिखा है। अब ये टेबल दी गई है और इस टेबल से बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इस टेबल को पूरा याद रखना इतना इजी तो नहीं है। रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप पूरी याद नहीं रख पा रहे हो तो कम से कम जो जो क्वेश्चंस आप मैंने बताया, जहां जहां से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, वहां पर जो जो आपको चीजें मिल रही हैं उनमें जो क्वेश्चंस में डेटा पूछा है एटलीस्ट वो जरूर याद रख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारी कंडीशन है वेरी सीवियर, और हम जाएंगे रेनफोर्स सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हमें दिया गया है रेनफोर्स्ड कंक्रीट। तो हमारे लिए है डेटा वेरी सीवियर का ये वाला डेटा। मिनिमम कंक्रीट यूज करेंगे M35, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 होगा, और जो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो 340 kg पर मीटर क्यूब होगा। अब ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सिर्फ यही करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन में नंबर 31 में दिया है कि अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस जो डिफॉर्म्ड बार में है वो कितना होगा प्लेन बार का। तो डिफॉर्म्ड बार में हम 60% से बढ़ा देते हैं अलाउेबल जो बॉन्ड स्ट्रेस है उसको, और बार्स अगर कंप्रेशन में है तो उस केस में 25% से हम बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि मेन रेनफोर्समेंट आरसीसी सिंपली सपोर्टेड मेंबर होगा, उसमें कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो सबको पता है ये बॉटम फाइबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है टू वे स्लैब में लिफ्टिंग ऑफ स्लैब कैसे क्यों अकर होगा। तो टू वे स्लैब अगर सिंपली सपोर्टेड है तो उस केस में ट्विस्टिंग होगी एजेस पे, और उसके कारण यहाँ पर लिफ्टिंग ऑफ स्लैब अकर होगा। तो क्या होगा, टॉर्जनल मोमेंट के कारण होगी ट्विस्टिंग, बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में सेम क्वेश्चन जो पीछे आया था वही है, इस बार इन्होंने थोड़ा ढंग से लिखा है, स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो।
क्वेश्चन नंबर 35 में दिया है कि जो रेनफोर्समेंट टाइज और स्ट्रिप्स के फॉर्म में हम कॉलम में प्रोवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट। वहीं पे जो मेन रेनफोर्समेंट होता है जो लेंथ के अलोंग, उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। तो बी होगा यहाँ पर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है, वो किस टाइप का मटेरियल हम उसको मानते हैं? तो हम इसको हेट्रोजेनियस मटेरियल मानते हैं। होमोजेनियस हुआ है कि जिसमें थ्रू आउट द होल बीम सेम ही जो स्ट्रक्चर हो। अब यहाँ पे एक तो ये कंक्रीट की बनी हुई है, तो सीमेंट तो होमोजेनियस होता है, बट कंक्रीट होमोजेनियस नहीं होती है। इसमें कहीं पे कोर्स एग्रीगेट्स हैं, कहीं पे सैंड है, कहीं वाटर सीमेंट, ये सब है, इन सब का मिक्सचर। वहीं पे इसके साथ में हमने स्टील भी डाला हुआ है, जिसकी कंक्रीट से काफी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हेट्रोजेनियस मटेरियल होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में दी है कि सेफ बॉन्ड स्ट्रेस जो होता है कंक्रीट और स्टील के बीच में, वो हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो पुल आउट टेस्ट होता है इसमें। बेसिकली कहीं पे भी कोई दो मटेरियल है, उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना है वो पता करने के लिए हम उनका एक पुलिंग वाला फोर्स लगाते हैं और एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से दूर करते हैं, डिटेच करते हैं। तो उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, उससे हम बॉन्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है कि रेक्टेंगुलर बीम है, यूनिफॉर्मली लोडेड है, प्री स्ट्रेस है, तो टेंडन है वो किस तरीके से होगी उसकी प्री स्ट्रेसिंग? तो यहाँ पर दो टाइप की प्रॉब्लम बनती है। एक तो होता है पॉइंट लोड के लिए, जैसे कि ये है और सेंट्रल पॉइंट लोड लग रहा है। इस केस में आपको पता होगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ये हम कह सकते हैं mx होगा वो W/2 कैपिटल W है इंटू x होगा। तो मोमेंट है वो x के साथ में लीनियरली चेंज हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये BMD डायग्राम ऐसा बन रहा है और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा सेंटर पे। अब यहाँ पर जब हम टेंडन प्रोवाइड करेंगे, तो टेंडन प्रोवाइड करेंगे वो इस तरीके से होगा कि उसमें उस टेंडन की बेंडिंग के कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं और लोडिंग के कारण स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो एक दूसरे को अपोजिट साइन के हो। यानी इस लोडिंग के कारण आपकी बीम अगर ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, तो टेंडन को आपको इसको इस तरीके से डिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसलिए हम जो टेंडन प्रोवाइड करते हैं वो इस तरीके से होता है। ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि mx की इक्वेशन आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो ई एसेंट्रिसिटी आपकी स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग होगी। मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी सेंटर पे होगी क्योंकि सेंटर पे बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम आता है, ये BMD बनाया था हमने। यूडीएल की अगर हम बात करें तो एक तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका बनेगा वो इस तरीके से पैराबोलिक बनेगा, और यहाँ पर आप इस तरीके से इक्वेशन लिख भी सकते हो WL/2, अगर x डिस्टेंस पे आपने सेक्शन लिया x डेज, तो WL/2 इंटू एक्स माइनस WX²/2, ये आपका बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन बनेगी। यानी mx आपकी इक्वेशन आपकी हो रही है पैराबोलिक, तो आपकी एसेंट्रिसिटी भी पैराबोलिकली चेंज होनी चाहिए ताकि इसका मोमेंट और उसके मोमेंट के जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो कैंसिल आउट कर पाए। तो इसलिए यहाँ का जो आपका बीम होगा, इस वाले केस में आपका जो टेंडन होगा उसमें वेरिएशन होंगे वो पैराबोलिक होंगे। एसेंट्रिसिटी दोनों केसेस में सेंटर पे ही मैक्सिमम होगी। दूसरा, ये लोडिंग के कारण आपकी बीम डिफ्लेक्ट हो रही है इस तरीके से, तो टेंडन के कारण दूसरी डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो टेंडन ऐसे डालेंगे हम। ये एसेंट्रिसिटी मैक्सिमम यहाँ पे है सेंटर पे, और ये वेरिएशन है, ये पैराबोलिक है। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे कि पैराबोलिक है और कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड है। इधर की साइड से हम देख रहे हैं तो कॉन्वेक्स लेंस जैसा दिख रहा है, तो कॉन्वेक्सिटी डाउनवर्ड है, असेंट्रिक है, और जो पैराबोलिक है और जो मैक्सिमम एसेंट्रिसिटी होगी वो सेंटर पे है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में दी है कि कौन सा एक वैलिड अजम्पशन नहीं है वर्किंग स्ट्रेस मेथड में? तो कहीं पर भी कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को LSM WSM किसी में भी हम कंसीडर नहीं करते हैं। हम मानते हैं कि पूरा का पूरा जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है वो आपका स्टील ले रहा है, तो यहाँ पर 3 आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि IS 456 के अकॉर्डिंग मिनिमम pH क्या होनी चाहिए वाटर की, जो कंक्रीट बनाने में हम यूज कर रहे हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आता है और थोड़ा सा आई थिंक इसको मॉडिफाई करके कंक्रीट वाला ये कुछ छुपा देते हैं कि स्टूडेंट्स बड़ा कंफ्यूज होते हैं। उन्हें लगता है कि पीएच ऑफ वाटर पूछा है, ये तो एनवायरमेंट का क्वेश्चन होगा, IS 456 लिखा होता है वहां पे, बट उन्हें लगता है कि ये कुछ मिस्टेक हुई है, क्वेश्चन गलत है। तो ये याद रखना, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है एग्जाम्स में, 6 होगी मिनिमम पीएच, क्योंकि इससे नीचे बहुत ज्यादा एसिडिक वाटर होगा और वो फिर कंक्रीट में बनाने में हम यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया है कि न्यूट्रल एक्सिस है, किसकी न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कोइंसाइड करेगी? तो बैलेंस सेक्शन होता है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन में आपकी XU होगी वो ज्यादा, XU होगी वो कम होगी लिमिटिंग से, और रेनफोर्समेंट में आपकी XU होगी वो XU लिमिटिंग से
ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया गया है कि शियर रेनफोर्समेंट है, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बीम में किस फॉर्म में प्रोवाइड नहीं करते हैं? तो हम स्टीरप्स की फॉर्म में करते हैं। स्टीरप्स आपकी इंक्लाइंड हो सकती हैं, वर्टिकल हो सकती हैं। इसी के साथ में आपके जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स हैं, जैसे कि ये कोई लॉन्गिट्यूडनल बार जा रही है, अब हमें पता है कि सेंटर पे तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, जैसे जैसे हम इधर जाएंगे बेंडिंग मोमेंट रिड्यूस होता जाएगा। तो हम बार्स को या तो कट कर देते हैं, नहीं तो हम बेंड कर देते हैं। अगर बार को हम इस तरीके से बेंड अप कर देंगे तो ये शियर रेइंफोर्समेंट में मतलब एज ए शियर रेइंफोर्समेंट एक्ट करेगी। तो लॉन्गिट्यूडनल बार्स की फॉर्म में हम नहीं करते, इंक्लाइंड बार्स की फॉर्म में करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बार्स को अगर हम बेंटअप बार बोले, इंक्लाइंड बार बोले, तो वो शियर रेइंफोर्समेंट में मतलब एज ए शियर रेइंफोर्समेंट वर्क करेगा, बट लॉन्गिट्यूडनल बार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया है कि स्टील बार्स दो डिफरेंट डायमीटर की हैं, अगर उनको स्प्लाइस करना है रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन में, तो लैप लेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे? तो होता क्या है कि आप जैसे कोई बहुत लंबी बीम बना रहे हो, आपको जो बार मिली है उनकी लेंथ है बीम की लेंथ से कम, तो आपको इस तरीके से स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी कि ये दो बीम यहाँ पे जोड़ दी आपने इस तरीके से वायर बांध के, तो इसको बोला जाता है स्प्लाइसिंग। और कितनी लेंथ होगी इस जॉइंट की वो डिफरेंट करता है ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स। तो लैप लेंथ अगर कंप्रेशन में है तो ये जो डेवलपमेंट लेंथ आपकी जो है लैप अगर कंप्रेशन में है तो एलडी आपकी होगी वो 24 टाइम्स 5 होगी, जो डाया है उसका 24 टाइम्स होगा। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि दो डिफरेंट डाया की बार्स अगर हैं, इनको स्प्लाइसिंग करनी है तो लैप लेंथ जो हम कैलकुलेट करेंगे, जैसे कंप्रेशन में 24 5 होगा, तो यहाँ पर 5 जो लेंगे वो मिनिमम वाला लेंगे, स्मॉलर बार वाला लेंगे, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया है कि थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ है एक कॉलम की जिसको इफेक्टिवली हेल्ड किया गया पोजीशन के लिए भी और रोटेशन के लिए भी, यानी दोनों एंड्स आपके फिक्स्ड हो गए हैं और दोनों एंड फिक्स्ड है, तो उस केस में आपका S/2 होगा, 2 आ जाएगा आंसर। क्योंकि फिक्स्ड होते हैं तो L/2 होता है, दोनों एंड अगर हिंज्ड हैं तो L होता है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए सेक्शन अगर लेस देन बेंडिंग मोमेंट है तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो ये होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अगर इक्वल हो जाए तो ये होगा बैलेंस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें मुझे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है। बेसिकली यहाँ पर पूछा है कि मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा अगर वर्किंग स्ट्रेस मेथड में रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिजाइन है, उसमें कंक्रीट है, उसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस अगर पी है तो एक तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के साथ में ये भी मेंशन करना चाहिए था कि ये बेंडिंग में है, बट चलो वो हो सकता है कैंडिडेट्स के लिए अंडरस्टूड माना हो। बट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इस वाले फॉर्मूले से, अगर आप कैलकुलेट करोगे CBC तो 280/3 इंटू पी, तो ये आएगा 93/P, बट इसमें आंसर दिया है 93P दिया है तो P नीचे आएगा। यहाँ पर अगर इस तरीके से डिवाइड का साइन लगाते हैं बीच में तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अकॉर्डिंग लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस की रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर में। अगर टेंशन में जो हम ग्रेड यूज कर रहे हैं वो HYST है, यानी बेसिकली HYST Fe15 का आपको परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेसेस पूछा है मैक्सिमम। तो यहाँ पर ये IS कोड में टेबल दी गई है वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, जो इसमें चैप्टर है कि माइल्ड स्टील बार है तो 140 होगा, अगर अप टू एंड इंक्लूडिंग 20 mm है डाया आपका जो रेनफोर्समेंट है उसका, और अगर ज्यादा हुआ तो 130 होगा। कंप्रेशन में आपका 130 होगा। Fe415 है उसके लिए 230 होगा, और वहीं पे कंप्रेशन की अगर हम बात करें, बार्स कंप्रेशन में है तो 190 होगा। यहाँ पे डाया से अफेक्टेड नहीं है, दोनों में 230 है और कंप्रेशन में 190 है। वहीं पे अगर आपको 500 का पूछा जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे, Fy की यहाँ पे वैल्यू रखो और इससे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा वो ऑप्शन 2 आ जाएगा। अब ये WSM वाली वैल्यूज है, कम पूछी जाती है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा याद रखने में दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आप याद करे बिना भी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो कि 0.55 इंटू Fy, 500 का तो इस फॉर्मूले से आता ही है जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा। आप Fe415 का इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो 228 के आसपास आएगा, यानी आप समझ सकते हो राउंड ऑफ करके 230 हो जाएगा। वहीं पे इस वाले फॉर्मूले का अगर Fe250 माइल्ड स्टील के लिए अगर आप कैलकुलेट करो 0.25 इंटू 250, तो ये आपका आएगा 137 के अराउंड। तो अप्रोक्सीमेटली तो आप निकाल सकते हो, लेकिन ऑप्शन अगर ज्यादा नजदीक दे दिए तो फिर दिक्कत हो सकती है।
क्वेश्चन नंबर 48 में दिया है कि डिजाइन कोड्स में डिफ्लेक्शन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सेम चीज बार बार पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि रेनफोर्स्ड कंप्रेशन मेंबर में शॉर्ट कॉलम कब बोलेंगे, जब स्लेंडरनेस रेशियो है वो क्या है। तो स्लेंडरनेस रेशियो दोनों डायरेक्शंस में लेस देन 12 आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि शॉर्ट कॉलम है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लैटरल डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया है कि मिनिमम माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट है वो x% होगा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया का। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि सिंपली सपोर्टेड रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम है उसको हम डीप बीम के जैसे कब कंसीडर करेंगे। तो इसका इफेक्टिव डेप्थ टू ओवरऑल डेप्थ, एक तो ध्यान रखें यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ नहीं है, ओवरऑल डेप्थ है। तो एल इफेक्टिव अपॉन कैपिटल डी ओवरऑल डेप्थ, इनका रेशियो अगर लेस देन 2 है तो इस बीम को हम डीप बीम बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम है उस केस में। और वहीं पे अगर ये लेस देन 2.5 आ रहा है कंटिन्यूअस बीम के केस में तो उसको हम डीप बीम बोलेंगे, यानी सिंपली सपोर्टेड में 2 याद रखना है और कंटिन्यूअस में 2.5। और डी ज्यादा होगा ना तभी ये वैल्यू कम आएगी ना, तो ये लेस देन होगा साइन यहाँ पे। डीप बीम है तो ऑब्वियसली डी ज्यादा होगा ना डेप्थ, तो 3 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 में दिया है कि यहाँ पर जो बीम सपोर्ट्स दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी बीम है जो कि लोडिंग लेती है स्लैब और वॉल के कारण। तो ये डायग्राम देखिए आप, ये जो आउटर वाली होती है ना, जैसे कि स्ट्रक्चर है उसमें ऐसे ऐसा स्ट्रक्चर है जैसे, तो ये सबसे बाहर वाली जो बीम होती है ना इसको बोला जाता है स्पेंड्रल बीम। तो ये यहाँ पे जो वॉल है उसकी भी लोडिंग ले सकती है, स्लैब की लोडिंग भी इस पे आएगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 में दिए है कि यहाँ पर जो पर्पजेस दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा पर्पज है जो रेनफोर्समेंट में प्री स्ट्रेस कंक्रीट है वो फुलफिल करता है। तो उसमें क्या करते हैं कि बेसिकली कंक्रीट में हमारी दिक्कत आती है टेंसाइल स्ट्रेसेस में, तो उसका हमने ये सॉल्यूशन निकाला प्री स्ट्रेस में कि जो कंक्रीट है उसको पहले ही कंप्रेशन स्ट्रेस दे दो, उसको पहले ही कंप्रेशन स्ट्रेस दे दो, तो अब टेंसाइल स्ट्रेसेस आएगा तो कंप्रेशन स्ट्रेसेस रिड्यूस होता जाएगा, टेंसाइल फिर भी नहीं आ पाएगा, जो रिजल्टेंट टोटल आएगा वो। तो यही करते हैं प्री स्ट्रेस में। तो यहाँ पे प्रोवाइड इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टू कंक्रीट, बेसिकली कंप्रेसिव स्ट्रेसेस होना चाहिए था यहाँ पे, बट ठीक है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यही सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया है कि रेलवे स्लीपर्स हैं इंडिया में वो यूजुअली कैसे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। तो प्री टेंशनिंग का आपका जो मेथड है ये बेस्ट सूटेबल रहता है फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां पे कि पहले हम टेंडेंट्स को स्ट्रेच कर देते हैं उसके बाद में कंक्रीट फिल की जाती है। तो ये है स्लीपर्स, ये हम फैक्ट्री में बनाते हैं और उसके बाद साइड पे लेके आते हैं। तो प्री टेंशनिंग इनमें बेस्ट रहता है, 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया है कि SFG की फुल फॉर्म क्या है। तो ये हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट बोलते हैं इनको। जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि यहाँ पर ये जो जैसे 2 प्लेट्स हैं, ये प्लेट 1 है ये प्लेट 2 है, इनको कनेक्ट करना है तो बोल्ट आपने लगाए ना, ये इतने टाइट लगा दिया आपने कि इनमें जो बीरिंग हो रही है ना आपस में, जो फ्रिक्शन होना ना दोनों सरफेस के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, उसी के कारण यहाँ पे सारे फोर्सेज हैं वो रेजिस्ट हो जाते हैं, क्योंकि एकदम टाइट पकड़ा हुआ है यहाँ पे बोल्ट ने इनको प्लेट्स को। तो यहाँ पर ये जो कॉन्टेक्ट बन रहा है इनके बीच में बहुत अच्छे से, और फ्रिक्शन फोर्सेज है वो कंट्रीब्यूट करेंगे फिर वहां पे जो मूवमेंट हो रहा है उसको रेजिस्ट करने में। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया है कि फॉलोइंग जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम लेटरली सपोर्टेड बीम की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो अगर हम सेक्शन मॉडुलस को इंक्रीज करेंगे तो हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस रिड्यूस हो जाएंगे, या हम ये कह सकते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट बीम कैरी कर सकती है वो बढ़ जाएगा। हाई स्ट्रेंथ ग्रेड स्टील है उसका अगर हम यूज करेंगे तो भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसी के साथ में अगर लेटरल रिस्ट्रेंट प्रोवाइड करेंगे, लेटरली सपोर्ट करेंगे बीम को, तो उस केस में भी बीम की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में दिया है कि वेब क्रिपलिंग जनरली कौन सी पॉइंट पे अकर होती है। तो वेब क्रिपलिंग कुछ इस तरीके से होती है कि जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट लोड लग रहा है या फिर रिएक्शंस आ रहे हैं, जैसे कि एंड सिंपली सपोर्टेड बीम है और एंड्स पे रिएक्शंस एक्ट कर रहे होते हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि ये वेब है, ये आपका एक थिन सेक्शन है, और ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इसमें डेवलप हो रहे हैं उनको रेजिस्ट नहीं कर पाता, और ये इस तरीके से क्रिपलिंग हो जाती है इसमें। तो यहाँ पर होगा आंसर कंसंट्रेटेड लोड जहां पे एक्ट कर रहा हो। क्वेश्चन नंबर 58 में दिया है कि सिग्निफिकेंट शियर फोर्स अगर कहीं पे एक्ट कर रहा है तो बेंडिंग मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम कैसे चेंज होगा। तो इसका आंसर की जो फाइनल थी उसमें आंसर ऑप्शन सी कंसीडर किया गया है, बट मुझे क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है,
क्या ये इस तरीके से पूछ रहे हैं कि बेंडिंग मोमेंट, दो बीम है, दोनों पे बेंडिंग मोमेंट सेम है, फिर एक में शियर फोर्स है एक में नहीं है? तो इस केस में तो जहां पे शियर फोर्स एक्ट कर रहा है वहां पे ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए, क्योंकि फिर शियर के स्ट्रेसेस भी आएंगे, और शियर के स्ट्रेसेस आ रहे हैं और फ्लेक्शन के कारण आपके यहाँ पर कंप्रेसिव या टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहे हैं। तो इन शियर और फिर फ्लेक्सर वाले स्ट्रेसेस का हम कंबाइंडली मोर सर्किल से देखें तो टोटल जो स्ट्रेसेस है वो बढ़ेंगे। बट आई थिंक आंसर की में ऑप्शन सी दिया है, क्वेश्चन उतना क्लियर भी नहीं है, तो जस्ट आंसर की में जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग याद रख लेना भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया है कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें लैग एंगल है, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो पहली बात तो ये लैग एंगल नहीं होता है, ये लेग एंगल होता है, और आई थिंक इसीलिए क्वेश्चन है ये कैंसिल कर दिया गया था, इसके मार्क्स काउंट नहीं हुए थे। लग एंगल है, इस पर काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लग एंगल से रिलेटेड, एक तो आपका जो कनेक्शन है उसकी लेंथ रिड्यूस करता है, कनेक्शन है उसकी लेंथ है उसको रिड्यूस करता है। ये डायग्राम दिखाती हूँ मैं, ये देखिए। अब इस प्लेट पर अगर आपको सिर्फ ये एक एंगल ही कनेक्ट करना होता तो ये लेंथ इसकी काफी होती, क्योंकि फिर आउटस्टैंडिंग लेग से कुछ कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो लेंथ होगी कनेक्शन की वो बढ़ जाएगी अगर आप ये लग एंगल यूज करोगे। ये है यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला आपका लग एंगल है ये। तो लग एंगल यूज करने से कनेक्शन की लेंथ रिड्यूस हो जाएगी। इसी के साथ में एक शियर लैग इफेक्ट होता है। शियर लैग इफेक्ट क्या होता है कि आपका लोड का जो ट्रांसफर हो रहा है कनेक्टेड लेग और आउटस्टैंडिंग लेग के बीच में, उसमें अनइवन उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और इसके कारण जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं शियर लैग इफेक्ट। तो आउटस्टैंडिंग लेग भी आपकी लग एंगल के कारण अच्छे से कनेक्ट हो जाती है, और आपका शियर लैग इफेक्ट है ये हट जाता है। तो इसका तो आंसर है नहीं कुछ करेक्ट, क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 60 में दिए है कि पर्लिन्स है उनको पैनल पॉइंट्स पर ही हम क्यों प्लेस करते हैं? तो ये डायग्राम देखिए आप, ये यहाँ पर आपका दिख रहा है, ये है राफ्टर, ये जो मैं ब्लू लाइन से शो कर रही हूँ ये आपके हैं पर्लिन्स। अब अगर मैं राफ्टर का एक तरीके से लोडिंग डायग्राम बनाऊं तो राफ्टर में ऐसे है कि यहाँ पे एक पर्लिन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जैसे इस वाले राफ्टर पे एक यहाँ पे पर्लिन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और उसी के साथ में नीचे से ये इस तरीके से कोर्ड्स कनेक्टेड है। तो इस पॉइंट को बोला जाता है पैनल पॉइंट, जहां पे नीचे से ये कोर्ड्स कनेक्टेड है। तो इन पैनल पॉइंट्स पे अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो आपका ये जो राफ्टर है इसमें बेंडिंग नहीं आएगा, जैसे कि ये है। अब अगर यहीं पे आप लगा रहे हो, ये पैनल पॉइंट है, तो इस पैनल पॉइंट पे ही लोडिंग आ रही है, तो उस केस में राफ्टर में क्या होगा, बेंडिंग नहीं आएगी, राफ्टर में सिर्फ एक्सियल फोर्सेज आएंगे। तो ये बेंडिंग है, इसको हम अवॉइड करने के लिए पैनल पॉइंट्स को हमेशा, मतलब जो ये है पर्लिन है, पर्लिन को हमेशा हमने वहीं पे रखा है जहां पे पैनल पॉइंट्स है। अगर पर्लिन को हम यहाँ पे इन पॉइंट्स पे रखते तो राफ्टर में बेंडिंग मोमेंट आता। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दी है कि बीम स्प्लाइस है, उसमें हम बीम स्प्लाइसेस बेसिकली क्यों यूज करते हैं? तो बीम की लेंथ इंक्रीज करने के लिए करते हैं। मान लिया आपका स्ट्रक्चर है वो लंबा है काफी, बीम जो आपके पास स्टील सेक्शन अवेलेबल है उसकी लेंथ कम है, तो आप इस तरीके से दो बीम्स को जोड़ देते हो और इसको बोला जाता है बीम स्प्लाइस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि स्टिफनर्स हैं वो एक बीम में कहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं? तो बीम है उसमें क्या होगा, आपकी जो वेब प्लेट है वो काफी थिन होती है, उसमें बकलिंग हो सकती है, क्रिपलिंग हो सकती है। तो इन सब को रोकने के लिए हम स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर, अवॉइडिंग ऑफ बकलिंग ऑफ वेब प्लेट। जैसे ये वेब है, ये फ्लेंजेज हैं, तो वेब या तो ये इस तरीके से बकल हो सकती है, या फिर इस तरीके से इसमें हैवी लार्ज कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के कारण इस तरीके से क्रिपलिंग भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 63 में दी है कि फ्लैट वेल्ड है जिसकी एक्सिस फोर्सेस की डायरेक्शन की पैरेलल है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो देखो इस टाइप के क्वेश्चंस है, इनको थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये। इस टाइप में फिर वही है जिस स्टूडेंट ने पहले सेम क्वेश्चन किया है वह बहुत इजीली आंसर कर लेंगे, है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, बट वो है कि एक बार गो थ्रू हुआ है वो कर लेगा। अदरवाइज फिर थोड़ा सा उतनी क्लैरिटी नहीं होती थ्योरेटिकल चीजों की और नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो वेल्ड है इसको बोला जाता है साइड वेल्ड। वहीं पे इस यहाँ पर अगर वेल्डिंग की हुई है फिलेट वेल्ड होगा तो उसको बोला जाता है एंड फिलेट वेल्ड, इसको बोला जाएगा एंड फिलेट वेल्ड। और वहीं पर अगर इस तरीके से है आपका प्लेट तो ये साइड फिलेट हो गया, ये होगा डायगोनल, ये डायगोनल फिलेट हो गया, और वहीं पर ये आपका हो जाएगा एंड फिलेट। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 64 में दी है कि मिनिमम थिकनेस है एक वेब की प्लेट गर्डर में, वो अगर एक्सेसिबल है तो उस केस में क्या होगी। तो यहाँ पर आपको ये जरूर आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चन में पॉइंट आउट करना है। अगर एक्सेसिबल है तो 6 mm होती है, बट एक्सेसिबल नहीं है तो फिर हम 8 mm देंगे, क्योंकि फिर उसमें हम पेंटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक्सेसिबल है तो बी हो जाएगा आंसर 6 mm। क्वेश्चन नंबर 65 में दिया है कि फोर्सेज जो वेब स्प्लाइस ऑफ फ्लैट गार्डन में एक्ट करेंगे वो कौन से होंगे। तो बीम में हमारे जो फोर्सेज होते हैं वो बेंडिंग और शियर फोर्सेज होते हैं, तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दिया है कि रिवेट कनेक्शन है, उसमें फ्लेंज एंगल्स हैं, उनको कवर प्लेट से कनेक्ट मतलब फ्लेंज एंगल्स को कवर प्लेट से कनेक्ट करने वाला जो रिवेट कनेक्शन है उसको किसके लिए हम डिजाइन करते हैं, क्या रेजिस्ट करता है बेसिकली वो। तो ये डायग्राम देखो आपको किसके पूछा है, इन वालों के लिए इनका पूछा, आप ध्यान से देखो। अब मैं कह रही यहां से पॉइंट लोड लगा रही हूँ, वर्टिकल लोड लगा रही हूँ, तो क्या मुझे इनकी जरूरत है क्या। अगर ये प्लेट एक के ऊपर दूसरा अगर ऐसे ही रखा होते ये, तो भी ये रेजिस्ट कर लेता, क्योंकि कनेक्शन पे इसका कोई लोड आएगा ही नहीं। कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है इस पे दिक्कत कब आएगी, इस पे स्ट्रेसेस कब आएंगे, जब मैं हॉरिजॉन्टल लगा रही हूँ। हॉरिजॉन्टल शियर लगा रही हूँ तो वो शियर है दोनों प्लेट्स को, ये एंगल को और प्लेट को डिटेच करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे कनेक्शन है वो उसको रेजिस्ट करेगा। तो हॉरिजॉन्टल शियर के लिए हम इसको डिजाइन करते हैं। वर्टिकल लोड है वो बीरिंग से ऐसे ही ट्रांसफर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है कि IS 800 1984 के अकॉर्डिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होता है। तो इसमें दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक होता है एवरेज शियर स्ट्रेस जो कि होगा 0.4 FY, एक पूछा जाता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा 0.45 FY। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है कि बेरिंग स्टीफनर्स हैं बीम में कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बेरिंग स्टीफनर्स का बेसिकली पर्पज होता है जो वेब है उसको आपको क्रशिंग में और बकलिंग में सेफ रखना। तो जहां पर भी पॉइंट लोड लग रहा है, जैसे कि ये आपकी बीम है, अब यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है तो ये थिन सेक्शन है वेब आपका, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा और इसके कारण एज ए कॉलम इसमें ये लोड एक्ट कर रहा है, ये इसमें बकलिंग हो सकती है, क्रिपलिंग हो सकती है। तो इसके लिए हम बेरिंग स्टीफनर्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 3 और 4 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 69 है, इसमें दिया है कि गैबल्ड इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जो होती हैं, रूफ होती हैं, उसमें विंड फोर्सेस को मिनिमाइज करने के लिए स्लोप क्या रखेंगे। तो ये स्लोप होता है 30 डिग्री होता है। ये IS 875 का आई थिंक पार्ट 3 है जो लोड का कोड है उसमें दिया गया है। और यहाँ पर एक चीज और आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म होती है यहाँ पर पिच। तो पिच आपका होगा, ये टोटल लेंथ है और ये टोटल हाइट है, तो पिच होगा आपका H/L। वहीं पे आपका स्लोप होगा वो होगा H/L/2, क्योंकि स्लोप में तो आप ये tan थीटा निकालोगे, ये डिस्टेंस h है और ये जो लेंथ है ये आपकी हो जाएगी, टोटल लेंथ है l, उसका हाफ L/2। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया गया है कि एक प्लेट गर्डर ब्रिज है, उसकी थिकनेस जो वेब थिकनेस है वो D-200 से कम है, तो उस केस में कौन कौन से स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी। D- यहाँ पर अनसपोर्टेड डेप्थ है वेब की। तो यहाँ पर 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। D-TW बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 85 से कम है तो उस केस में कोई स्टिफनर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब जैसे जैसे TW को हम घटाते जाएंगे, क्या कर रहे हैं हम, थिकनेस वो वेब प्लेट को घटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली में ज्यादा स्टिफनर चाहिए होंगे, ज्यादा उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इसको घटाते घटाते अगर ये इतना हो जाए कि ये 1200 से कम है, 85 से तो ग्रेटर हो गया बट 1200 से कम है, तो उस केस में आपका ओनली वर्टिकल स्टिफनर चाहिए होता है। और अगर आपका D-TW है ग्रेटर देन, अगर मतलब ये है 200 से तो बड़ा है और 250 से छोटा है, तो उस केस में आपका वर्टिकल एज वेल एज आपको हॉरिजॉन्टल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्वेश्चन में दिया है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिया है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि TW मेरा है D-200 से कम, तो ये वाली कंडीशन ही हो रही है मेरी। तो अगर TW D-200 से कम है तो उस केस में मुझे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों स्टिफनर की जरूरत पड़ेगी। अगर D-200 है, इससे बड़ा होता है मेरा TW, इससे मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, तो उस केस में ओनली वर्टिकल स्टिफनर की रिक्वायरमेंट होती। तो यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 में दिया है कि लोड फैक्टर क्या होता है। तो ये अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड का रेशियो होता है। ये बेसिकली हमें शो करता है कि कितनी सेफ्टी से हम डिजाइन कर रहे हैं किसी स्ट्रक्चर को।
तो ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आगे काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं जो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक के हैं, तो उन कुछ क्वेश्चंस को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं जस्ट आंसर बताऊंगी आपको, क्योंकि मुझे लग रहा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस आते होंगे, और जिसको नहीं आते हैं गुप्ता एंड गुप्ता के जो सॉल्यूशंस हैं वो ऑलरेडी यूट्यूब पे काफी सारे यूट्यूबर्स ने करवाए हुए हैं, तो आप वो फॉलो कर सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली बहुत लेंथी हो जाएगा अगर हम उनको डिटेल में एक्सप्लेन करने लगे तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए होगा। उसके बाद रेंज ऑफ इकोनॉमिकल स्पेसिंग है, ये क्या होता है, ये आपको याद रखना है, L/4 से लेके L/5 होता है। L/4 होता है 15 मीटर से कम का अगर स्पैन है तो, स्पैन है वो 15 मीटर से कम का है तो, और स्पैन अगर आपका 15 मीटर से ज्यादा का है, स्पैन 15 मीटर से ज्यादा का है तो L/5 होगा। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 73 में दिया है कि एंगल ऑफ रूफ ट्रस क्या होता है, ये जो क्या रखते हैं एंगल, किससे कम नहीं होना चाहिए। तो एस्बेस्टोस शीट्स का ये IS कोड का प्रोविजन है, ये 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 74 भी गुप्ता एंड गुप्ता का है, पूछा है रूफ ट्रस और जो पर्लिन्स है, मतलब रूफ ट्रस की कॉस्ट मिनिमम हो, उसके लिए कॉस्ट ऑफ ट्रस और कॉस्ट ऑफ पर्लिन्स का रेशियो क्या होगा, तो ये 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया है कि कौन से टाइप ऑफ रिवेटेड जॉइंट हैं जिनमें बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं होंगे। तो ऐसा बट जॉइंट जिसमें डबल कवर प्लेट है उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस नहीं होंगी, सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि ग्रॉस डाया और नॉमिनल डाया है वो अगर अप टू 25 mm है तो उस केस में क्या हम डिफरेंस होगा इन दोनों का। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, ग्रॉस डाया आपका नॉमिनल डाया से 1.5 mm ग्रेटर होगा, तो डिफरेंस बेसिकली 1.5 mm आएगा। ये क्वेश्चन है, ये आंसर की मैं कैंसिल कर दिया था एक्चुअली, यहाँ पे ये लिखा हुआ था, ये जो PWD वाला था इसकी ऑफिशियल आंसर की अवेलेबल है नहीं साइड पे कहीं, बट मैंने वेरीफाई किया है, जो भी ये जिसकी भी ये क्वेश्चन पेपर है उन्होंने काफी कुछ मार्क किया हुआ है, और वो इन्फॉर्मेशन अभी तक जो मुझे मिली है, चाहे ये सोर्सेज वगैरह का, वो सारा सही ही है। तो मैं ये मान रही हूँ कि यहाँ पर जो इन्होंने आंसर की भी दी है वो ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि मिनिमम पिच क्या होगा रिवेट्स का, तो मिनिमम पिच होता है 2.5D और मैक्सिमम पिच होता है 12T और 16T। ये होगा आपका टेंशन के केस में, ये होगा आपका कंप्रेशन के केस में, और ये सब्जेक्टेड है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 200 mm, यानी 200 mm से ग्रेटर अगर वैल्यूज आ रही है तो उस केस में हम 200 mm लेंगे। आगे सी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में दिया है कि क्रॉस सेक्शन ऑफ ए वेल्ड जॉइंट, तो यहाँ पर मुझे मिस्टेक लग रही है आंसर की में, इन्होंने डी को करेक्ट माना था बट मिनिमम डायमेंशन पूछना चाहिए था, तो इस तरीके से ये है, तो ये थ्रोट सेक्शन होता है, ये डायमेंशन मिनिमम होती है, तो मिनिमम मतलब डायमेंशन पूछा होता है डायमीटर की जगह पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट होता। अभी आई थिंक आंसर की में डी करेक्ट माना गया था। क्वेश्चन नंबर 79 में दिया है कि स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में कॉलम है, उसकी लेंथ अगर एच है, इफेक्टिवली हेल्ड है पोजीशन पे, रिस्ट्रेन है दोनों डायरेक्शन में बोथ हैंड्स पे रोटेशन के लिए, तो इसकी एक्चुअल जो थ्योरेटिकल जो लेंथ होगी वो तो L/2 होगी, बट एक्चुअल लेंथ होगी वो 0.65 होगी, 1 होगा आंसर। यहाँ पे ये देखिए रिस्ट्रेन है चारों और 0.65 L आ रहा है, वहीं पे एक एंड पे दोनों रिस्ट्रेन है ट्रांसलेशन और रोटेशन, और दूसरे पे दोनों फ्री हैं तो 2L आएगा। तो ये टेबल दी गई है IS कोड में, उससे एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि स्टील मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहेगा उसके लिए मैक्सिमम अलाउेबल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे इससे। इसमें ये वाला जो सेक्शन है इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा, बट आपको ये पूरी टेबल बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि यहाँ पर जो लोड्स दिए हैं उनमें से कौन से ऐसे लोड हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली एक साथ एक्ट कर रहे हैं ऐसा कंसिडर नहीं करते हैं। तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं कि विंड लोड और सेस्मिक लोड में से हम एक को ही कंसिडर करते हैं। एक बार विंड लोड को देख के चेक कर लिया, एक बार सेस्मिक लोड को लेके चेक कर लिया। बहुत ज्यादा अर्थक्वेक की भी आया हो और उस टाइम बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत ज्यादा विंड लोड भी एक्ट कर रहा हो, ये बहुत बहुत रेयर केस है, तो 4 यहाँ पर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 में दिया है कि डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में इंजीनियर चाहता है कि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है मटेरियल के लिए अडोप्ट करना चाहता है कि वैल्यू क्या ले अगर मेंबर है वो बकलिंग को रेजिस्ट करने के लिए डिजाइन किया है। तो बेसिकली ये थोड़ा कम ही पूछे जाने वाला टॉपिक है कोड से, कोड में ये टेबल 5 है, इसमें ये क्वेश्चन यहाँ पर है रेजिस्टेंस ऑफ बकलिंग, तो बकलिंग के केस में 1.1 लिया जाता है, बाकी भी वैल्यूज आप याद रख सकते हो, बट कम मिले हैं मुझे इस वाले टेबल से क्वेश्चन, अभी तक मैं काफी सारी PYQs करती रहती हूँ, तो यहाँ पे 1.10 होगा, 2 होगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि मैक्सिमम विड्थ ऑफ कवर्ड स्ट्रक्चरल बिल्डिंग सेक्शन, ये भी कोड से क्वेश्चन है, हम एक बार ये देख लेते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट्स जहां पर एक्सप्लेन किया है कोड में, वहां पे दिया गया है कि मैक्सिमम लेंथ होगा बिल्डिंग सेक्शन का, रेस्ट्रिक्टेड है 230 mm से कवर्ड बिल्डिंग के लिए। आई थिंक ये इसलिए कि कवर्ड बिल्डिंग है तो उस केस में एक्सपेंशन टेम्परेचर वेरिएशंस वगैरह कम होंगे। 150 मीटर होगा ये ओपन गैंट्रीज के लिए। तो देखो यहाँ पर वैसे तो 230 mm होना चाहिए, क्योंकि आई थिंक इन्होंने कहीं पे कवर्ड वाला वर्ड यूज किया, कवर्ड स्ट्रक्चर स्टील बिल्डिंग सेक्शन, तो 230 मीटर ही होना चाहिए करेक्ट आंसर, बट इन्होंने ये गैनेट्री वाला लिया है, ओपन गैनेट्री वाला, तो ये 150 मीटर है, तो ये 2 इन्होंने कंसिडर किया था करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग पॉइजंस रेशियो स्टील के लिए क्या होता है, तो 0.30 होता है, याद रखनी होगी आपको वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 85 में दिया है कि इफेक्टिवली टॉर्जन को रेजिस्ट करने के लिए कौन सा सेक्शन बेस्ट रहेगा, तो टॉर्जन में वो सेक्शन बेस्ट रहता है जिसके लिए जे की वैल्यू मैक्सिमम हो, जो हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो मैक्सिमम हो, और जे आपका होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे आई सेक्शन है, इसका इस एक्सिस के अबाउट तो आई की वैल्यू एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिग्निफिकेंटली हाई होगी, बट आई वाई वाई इसका कम होगा, इसलिए जे कम हो जाएगा। वहीं पे बॉक्स सेक्शन आपका इस तरीके से होता है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा और इस एक्सिस के अबाउट भी हाई होगा, तो इस केस में इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो काफी ज्यादा होता है, और इस तरीके से ये यहाँ पर फॉर्मूला होता है टॉर्जन के केस में। तो जे की वैल्यू ज्यादा होगी, वो बेस्ट सेक्शन होगा, जैसे बीम के केस में जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, वो बेस्ट सेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है कि नेचर ऑफ लोडिंग गैनेट्री गर्डर में कौन सी होगी, तो गैनेट्री गर्डर में क्या होता है, एक तरीके से क्रेन यहाँ पे कनेक्टेड होती है, तो ये क्रेन इस डायरेक्शन में भी मूव करती है, इस डायरेक्शन में भी मूव करती है, और वर्टिकली वो लोड को उठा रही है ऊपर, तो तीनों ही डायरेक्शन में तीनों ही टाइप की लोडिंग यहाँ पे हो सकती है, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल और वर्टिकल, तो 4 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया है कि स्टील गर्डर्स का जब हम डिजाइन करते हैं तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी हम बकलिंग रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए जिसको हम यूज करते हैं, तो पिछले क्वेश्चंस में हमने काफी डिस्कस किया है कि वेब स्टिफनर्स जो होते हैं, वेब होता है, थिन सेक्शन होता है, कंप्रेसिव लोड लगते हैं, बकलिंग हो सकती है, क्रिपलिंग हो सकती है, तो इसके लिए इसके पास में यहाँ पर हम स्टिफनर्स प्रोवाइड करते हैं, तो 4 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है कि यहाँ पर जो दिए हैं इनमें से कौन सा एडवांटेज है, एडवांटेज नहीं है स्टील गर्डर का, तो कॉस्ट ऑफ फैब्रिकेशन एक डिसएडवांटेज है, ट्रस का गर्डर का एडवांटेज है कि उसमें टाइम कम लगेगा, इरेक्शन टाइम है, ये ट्रस का डिसएडवांटेज है, गर्डर में एडवांटेज होगा, जबकि वेट है ये गर्डर का डिसएडवांटेज है, तो ये ट्रस का एडवांटेज है कि लाइट वेट होगा ट्रस का जो अब स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर 3 होगा करेक्ट आंसर। ईज ऑफ पेंटिंग है वो भी गर्डर का एडवांटेज है, तो कौन सा एडवांटेज नहीं है, वेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 में दिए है कि जो एरिया हम यूज करते हैं कंप्यूटिंग परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए हम टोटल एरिया लेते हैं, ग्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, 1 होगा यहाँ पर आंसर, जबकि टेंसाइल के लिए हम नेट सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया है कि स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में साइज ऑफ बेल्ट बट वेल्ड हम कैसे स्पेसिफाई करते हैं, तो ये इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस से स्पेसिफाई किया जाता है, गुप्ता एंड गुप्ता का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है कि स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन में वो प्रॉपर्टीज जिससे कि मटेरियल है उसमें डिफॉर्मेशन होता है बियॉन्ड द लिमिट ऑफ यील्ड डिफॉर्मेशन, यील्ड के बाद में इसमें डिफॉर्मेशन होता है फेलियर से पहले, तो ये डक्टिलिटी होती है कि इसमें काफी सारा हमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है फेल होने से पहले, लेंथ में काफी इंक्रीज होता है, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स इन स्ट्रक्चरल स्टील डिजाइन, तो ये हम पहले कर चुके हैं, मिनिमम स्पेसिंग होती है 2.5 डी, 2 होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 में दिया है कि एक कनेक्शन है जिसको हम बोल्ट से स्नग टाइट कंडीशंस के लिए डिजाइन करते हैं, और ये सब कुछ इन्होंने कॉपी किया आईएस कोड से। आईएस कोड के क्लॉज 1.3.7 में दिया है कि बीरिंग टाइप कनेक्शंस क्या होते हैं, जहां पे कनेक्शन में बोल्ट्स हैं उनको स्नग टाइट कंडीशंस में रखते हैं, और लोड आपका ट्रांसफर होता है बाय बीरिंग ऑफ बोल्ट्स और रिवेट्स अगेंस्ट प्लेट इनसाइड द बोल्ट होल, तो यही यहाँ पर एज इट इज इन्होंने लिख दी है, लैंग्वेज पूछा है कौन सा कनेक्शन है, तो ये कनेक्शन होता है बीरिंग टाइप कनेक्शन है। डिफिकल्ट होता है ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना, कोड की कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही हैं, जैसे पीछे मैंने 2-3 आपको टेबल्स बताई, उनका इजी होता है, उनमें मैक्सिमम स्टूडेंट कर देते हैं आंसर, बट इस टाइप के क्वेश्चंस में फिर आप कुछ भी रैंडम उठा के पूछोगे तो फिर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स आंसर।
क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है कि IS 800 है, इसके अकॉर्डिंग डेंसिटी ऑफ स्ट्रक्चर स्टील क्या होगा? तो 7850 होगा यहाँ पर। ऑप्शन 3 है वो आंसर हो जाएगा। केजी पर क्यूबिक मीटर में आपकी ये डेंसिटी दी गई है। तो यहाँ पर हमारा आरसीसी और स्टील के एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अभी नेक्स्ट में हम सोम और एसए के करेंगे। उसके बाद मेरा प्लान है कि एस्टिमेशन के भी पीवाईक्यूज कराऊं, बट उसके साथ में मूर्ति एंड सूद की जो बुक है, जिसके काफी ज्यादा पीवाईक्यूज पहले के पेपर्स में भी हमने देखे हैं, मतलब पीवाईक्यूज में हमने मूर्ति एंड सूद के क्वेश्चंस देखे हैं, तो मैं वो कंबाइंड करके एक 80-100 क्वेश्चंस के आसपास का एक सिंगल वीडियो में सारा कवर करवा दूं, जिसमें मूर्ति एंड सूद के क्वेश्चंस भी हो जाएं और पीवाईक्यूज भी हो जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।